जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है। और होली का टाइम है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक और दो हो चुके हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास में इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको याद होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें सिर्फ हमें हिंदी लिखनी थी। तो मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले से हिंदी लिख ली है और मुझे इसे समझाना है। ठीक है। मैं समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो आपको पहले हिंदी समझनी है, हिंदी क्या कह रही है। ठीक है। तो हिंदी करिए। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि हमने सी मान ली है। ठीक है। वृत्त की परिधि सी मान ली और उसके व्यास व्यास को हमने डी मान लिया। ठीक है। से परिभाषित किया जाता है। ठीक है। और इसमें आपको दिया भी है जो पाई है उसे जो पाई है उसे वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है। ये जो है इसका अंतर्विरोध कर रहा है ना। प्रतीत होता है। ठीक है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। आप इस पे क्या कहेंगे कि पाई एक अपरिमेय है। तो देखिए इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। ठीक। कोई भी अंतर्विरोध नहीं है। आप एक बात ध्यान से देखिए, स्मरण रहे कि जब आप कभी भी एक स्केल लें, ठीक है, या किसी अन्य युक्ति मतलब कोई भी आप अन्य चीज लीजिए उससे लंबाई को मापते हैं। जब आप स्केल और अन्य युक्ति कोई भी अन्य चीज लीजिए जब आप उससे लंबाई को मापते हैं तो आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। आप जब उस स्केल से नापेंगे तो आपको एक परिमेय परिमेय मान प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगी क्योंकि आप उसे निश्चित कर सकते हैं। ठीक है। आप निश्चित कर सकते हैं उसे, एक लंबाई निश्चित ले सकते हैं कितनी भी हो कैसी भी हो। ठीक है। क्योंकि परिमेय क्या होता है, अगर आपने 2 सेंटीमीटर खींच भी ली तो बच्चों आप इसके नीचे एक मान सकते हैं, एक परिमेय संख्या हो गई। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। ठीक है। परिमेय संख्या होंगी। अतः आप यह अनुमान नहीं कर पाते कि सी और डी, देखिए बच्चों इसे देखिए, हमें यह अनुमान नहीं होता कि ये सी और डी परिमेय है या अपरिमेय। हमारा फॉर्मूला था पाई बराबर सी अपॉन डी। यही तो फॉर्मूला है बच्चों। परिधि और व्यास के अनुपात को ही हम पाई कहते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है। अब आपको मैंने पढ़ाया है कि पाई एक क्या है, अपरिमेय। क्या है बच्चों, अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। जब कोई चीज इसके बराबर है तो ये हमारी अपरिमेय होगी या नहीं। जब x बराबर 2 है तो हम क्या कहते हैं कि x का मान 2 है। जब बराबर किसके है बच्चों, x के, तो x का मान 2 हो गया। जब ये एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी हमारी अपरिमेय होगी। होगी या नहीं, आप कहेंगे सर होगी क्योंकि इसका मान ये है। तो जब ये एक अपरिमेय है तो ये भी एक अपरिमेय होगी। ठीक है। अब आप कहिए इसमें जब अपरिमेय है तो सी और डी ये कैसी होगी, हमारी अपरिमेय। बच्चों अपरिमेय हो गई। अब आप ये इसमें ये नहीं बता सकते कि इनमें दोनों में परिमेय कौन सी है और अपरिमेय कौन सी है। एक जरूर होगी अपरिमेय। ठीक है। इन दोनों में एक अपरिमेय जरूर होगी क्योंकि तभी आंसर हमारा अपरिमेय आएगा। तो ये दोनों अगर परिमेय हो गई तो पाई अपरिमेय नहीं होगा। लेकिन हमारा ये निश्चित है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए इन दोनों में से एक अपरिमेय होगा। तो हम यह अनुमान नहीं लगा पाते कि दोनों में से कौन सा होगा। और ये यही कह रहा है कि अतः आप यह अनुमान नहीं कर पाते कि सी और डी परिमेय है या अपरिमेय, दोनों में से कौन सी परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका ये रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया वो ये रहा। अगर एक अपरिमेय संख्या के साथ अगर एक अपरिमेय संख्या के साथ हम एक परिमेय का गुणनफल या भागफल करें, मान लीजिए इन दोनों में से एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। कोई सी भी मान लीजिए,
अब आप उसके साथ जब एक अपर में होगी तो दूसरी पर में होगी, या फिर दोनों अपर में भी हो सकती है बच्चों, ठीक है। लेकिन हमने माना कि एक अपरिमेय संख्या है और दूसरी हमने मान ली परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। तो जब एक अपरिमेय है तो अपरिमेय का जब मैं भाग करूं किसी भी परिमेय संख्या के साथ, भाग करूं या गुणा, गुणा या भाग, हमेशा अपरिमेय ही आता है बच्चों। क्या? अपरिमेय ही आता है। फिर से बता रहा हूं, ये एक अपरिमेय संख्या है पाई, तो इसका मान ये रहा C/D, तो ये पूरी भी एक अपरिमेय होगी, ठीक है बच्चों। जब ये अपरिमेय होगी तो मैंने इन दोनों में से अगर एक को परिमेय मान लिया और एक को अपरिमेय, कोई सी भी कुछ भी मान लीजिए, तो जब एक अपरिमेय संख्या के साथ हम किसी परिमेय संख्या का गुणा करें या भाग दें, हमेशा अपरिमेय आता है, ठीक है बच्चों। और यहां पे तो आपको पता ये चल गया होगा कि अगर हम किसी पैमाने, स्केल या युक्ति से मापें, कोई चीज मापते हैं तो वो हमारी एक परिमेय होती है, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है, इसको आपको ये समझना है आपको, ठीक है। हिंदी लिखनी थी इसमें, कुछ नहीं, तो इससे समझना था। आइए तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इसे कीजिए नोट। आइए बच्चों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? संख्या रेखा पे √9.5 को निरूपित करना है। देखिए बच्चों, मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया था, √3, √2, √5 ये सब कैसे करते थे ये हमने सीख लिया है। अब बात आती है कि अगर इनमें कोई पॉइंट आ जाए तो इसे कैसे निरूपित करते हैं, ठीक है बच्चों। इसे मैं मिटा देता हूं, ये जो रफ कर देता हूं इस तीसरे वाले को बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमें हेल्प भी होगी थोड़ी बहुत इसे रफ करने से। तो बच्चों हमें किसे दर्शाना है? 9.3 को। तो आपको जब कभी भी ऐसे पॉइंट वाले क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है? जरूरी नहीं है 9.3 हो, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि अगर 9.3 की जगह कुछ और आ जाए तो क्या होगा। देखिए, स्केल पिस्केल मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको हाथ से बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा आपको समझ में आएगा। तो कुछ देर के लिए आप इसे शांति से समझिए, ठीक है। कुछ देर के लिए आप इसे शांति से समझिए। देखिए कितना कह रहा है? 9.3। सबसे पहले आपको बच्चों 9.3 की एक माप लेनी है। आपको 9.3 की एक माप लेनी है बच्चों, ठीक है। स्केल में लीजिए, स्केल से 9.3 खींचिए, ठीक है बच्चों। इसकी जो लंबाई है बच्चों कितनी है? 9.3, ठीक है बच्चों। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9.3, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है? बच्चों हमें करना है, देखो जब यहाँ 9.3 है तो 9.3 लेनी है। अगर कहीं भी कुछ भी दिया हो उसकी जगह, आपको सबसे पहले वही दूरी स्केल में लेनी है। उसके बाद हमें 1 सेंटीमीटर अलग से खींचनी है, 1 सेंटीमीटर बच्चों अलग से खींचनी है और उसे नाम दे देना है आपको सी बिंदु, ठीक है बच्चों। क्या नाम दे देना? सी बिंदु। आप ऐसा कीजिए, थोड़ा इस बी को थोड़ा पीछे लीजिए। बी को हमने बच्चों यहां ले लिया, इस बी पॉइंट को यहां ले लिया और यहां खींची हमने 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन, इसे नाम दे दिया बच्चों सी, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी बच्चों? देखिए 9.3 और एक कितना हो गया बच्चों? 10.3, ठीक है। ये 9.3 सेंटीमीटर है, हमने सेंटीमीटर में लिया, ठीक है। और ये 10.3 सेंटीमीटर हो गई। तो ठीक है बच्चों, कहीं भी कुछ भी दिया हो आपको ऐसे ही चलना है, एक अलग से खींचनी है आपको 1 सेंटीमीटर की। अब बच्चों आपको क्या करना है? पहला काम, आपको अपने जो कंपास होता है, प्रकार होता है, उसमें आपको ए और सी की बच्चों दूरी भरनी है। आपको यहां से यहां तक की दूरी उसमें भरनी है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा उसमें, ठीक है, उसमें भरनी है।
फिर आपको बच्चों यहां एक चाप लगा देना है और यहां पे आपने एक चाप लगा दिया। बच्चों यहां से इतनी दूरी भर ली आपने, उसी दूरी को आपको यहां लेना है, एक चाप यूं लगाना है और एक नीचे की साइड। ठीक है बच्चों, इतना डन है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब बच्चों वही दूरी यहां पे आपको नॉक रखनी है और यहां इस प्रकार आपको कट लगा देना है। और इस दूरी को बच्चों आपको, ये फिक्स बीच में आएगी, इस दूरी को आपको यहां पे मिला देना है। बच्चों ये फिक्स दूरी आएगी, ठीक है? कैसी? फिक्स आएगी, ये फिक्स आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पे नॉक रखिए, ये बीचा बीच में आएगी क्योंकि ये 90 अंश है तो बराबर में काट देगा। यहां नॉक रखिए और आपको एक ये अर्धगोला खींच लेना है ऐसे। क्या कर लेना है बच्चों? एक अर्धगोला, ठीक है? ऐसे आपको एक अर्धगोला खींच लेना है। ठीक है बच्चों, फिर से बताता हूं, ये भी आपको दूरी लेनी है। मान लीजिए ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर है। ए बी को 1 सेंटीमीटर सी तक बढ़ाया गया। ठीक है बच्चों, बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ाया गया है। फिर हमें क्या करना है, कंपास, उसे क्या कहते हैं? प्रकार। प्रकार की सहायता से ए से सी तक की दूरी, कंपास बच्चों इंग्लिश में लिख देता हूं, प्रकार या कंपास में भरिए और बच्चों ए से सी तक की दूरी कंपास में भरनी है और चाप खींचना, खींचना है। इसी प्रकार बच्चों सी से ए तक की दूरी भरनी है, भरनी है और चाप खींचना है। देखो बच्चों, ए से सी तक की दूरी भरी, ये चाप लगा दिया, सी से ए तक की दूरी भरी, ये चाप लगा दिया, और यहां हमारा ओ में मिलता है। चाप जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां से एसी पर लंब खींचिए। ठीक है बच्चों, लंब खींच लिया और ये लंब हमारा 90 अंश बनाएगा। ठीक है, लंब खींचिए जो ओ पर मिलता है। ठीक है बच्चों, ये हिंदी अपने हाथ में होती है, आप कैसा सवाल कर रहे हैं उसी के आधार पे आपको हिंदी लिखनी है। मैंने ये हिंदी कहीं से नहीं लिखी, जो आपके सामने किया है वही मैंने यहाँ डिक्टो लिख दिया है। हिंदी कहीं से नहीं बनती, आपको कहीं किसी किताब में हिंदी दिखेगी तो अपनी लैंग्वेज लिख रहा है, हम क्या करें, हम अपनी लैंग्वेज लिख रहे हैं, हम जो जो स्टेप कर रहे हैं चल रहे हैं वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों यहां क्या करना है, आपको बच्चों यहां क्या करना है, थोड़ा सीधा आइए, ये
ये यहां हो गया बच्चों। अब कहां लिखूं इसे? इसे तो नीचे वाले को नहीं मिलाना आपको बच्चों, ऊपर ही वाला मिलाना है। इधर लिख देता हूं का एसी का अर्ध वृत्त खींचिए। बच्चों एसी को हमने अर्धवृत्त खींच लिया ना, अर्धवृत्त हो गया या अर्ध चांदाकार, ठीक है। अर्ध जो चांदा होता है आप पे, उसे आपको रख के ऐसे कर लेना है। फिर बी को बच्चों, ये बी जो है, आपको इस बी को बिंदु पी से मिलाना है। बिंदु बी को पी से मिलाया और मिला दिया ना बच्चों, फिर यहां से देखिए इसे, ठीक है। ये हो गया आपका बच्चों 9.3। ये होगा बच्चा आपका 9.3। अब आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको क्या करना है? यहां से, कहां से? यहां से आपको जो बी है, बी से पी तक, बी से पी तक कंपास बच्चों किस पे? प्रकार में दूरी भरिए। बच्चों हमने बी से सी तक की, यहां से बी से पी तक दूरी भर ली, और एक मिनट, यहां से बी से पी तक दूरी भर ली, और आपको ये इस प्रकार आपको यो चाप लगा देना है। क्या कर देना है? यो चाप लगा देना है, और इसे आपको थोड़ा आगे बढ़ाए रखना है, ठीक है। माफी चाहता हूं, ये थोड़ा इस हिंदी में चला गया, ठीक है। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि हमें यहां से यहां तक दूरी भरनी है, और यहां पे, और इस लाइन को आप कितना भी खींच सकते हैं, लेकिन हमें इतना तो एग्जैक्ट चलना है पैमाने के हिसाब से, स्केल के हिसाब से इतना तो आपको चलना है, लेकिन आप आगे तो कितना भी खींच सकते हैं, ठीक है। हमने कंपास में दूरी भरी सॉरी, और चाप लगाया, जिसमें चाप लगा दिया बच्चों। अब यहां लिख रहा हूं, जो एसी को बढ़ाने पर क्यू, इसे नाम बच्चों हमने क्यू दे दिया, ठीक है। क्यू बिंदु पर मिलता है और अणु 9.3 को मापता है। किस पर बच्चों? संख्या रेखा पर, ठीक है। ये बच्चों मैंने हाथ से किया है, आप जब इसे पैमाने से करेंगे, मैंने बिना दूरी नापे किया है। आपको स्केल से करना है, कंपास की सहायता से करना है, तो आपका बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं ये आपको बच्चों समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से चलाइए, ठीक है। कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी लिखा है वही हिंदी है, और जो हिंदी में लिखा हुआ है वही इस चित्र में है, ठीक है। जो हिंदी में लिखा हुआ है वही इस चित्र में है। सॉरी बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। इसे नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित के हरों का परिमीकरण कीजिए। बच्चों किसका परिमीकरण करना है? हरों का। ये मैंने अपने बेसिक में पढ़ा दिया है। अगर आपको हर का परिमीकरण करना सीखना है तो मेरी बेसिक में जाना, आपको प्लेलिस्ट में जाना, आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। उस क्लास में आपको देखना हर का परिमीकरण, थंबनेल्स पे लगा होगा हर का परिमीकरण, वो वहां से आपको करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1/√7। तो बच्चों हर का परिमीकरण करना होता है, किसका? हर का। तो जो कोई भी हर में होता है, अगर इस प्रकार लिखा हुआ है तो अलग तरीके से होगा, इस प्रकार लिखा हुआ है तो अलग तरीके से। पहले हम पहला कर रहे हैं, इसलिए पहले वाले को देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला ये लिखा हुआ है, किसका करना है हमें? हर का। ये बच्चों ऊपर अंश है, क्या है? अंश। और ये क्या है? हर। करना किसका? हर का।
तो आपको हर का ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ऐसा क्यों किया बच्चों? ऊपर ही कर सकते थे, नीचे भी क्यों किया? ऐसा क्यों किया? अगर बच्चों मैं इसे काट दूं तो क्या आएगा? एक आएगा, आएगा। इस एक का गुणा इसमें किया जाएगा तो बच्चों यही संख्या रहेगी। ठीक है, यही संख्या रहेगी। तो इसीलिए हमें ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। गुणा कर दिया और भाग दे दिया। ठीक है बच्चों, भाग दे दिया। अब आप देखिए, 7 एकन 7। बच्चों अंडूड है, अंडूड रहेगा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि जब अंडूड ए और अंडूड बी, बच्चों अंडूड के अंदर किन्हीं भी संख्याओं का गुणा हो, दोनों चीज अंडूड के अंदर है तो उनका गुणा हो जाता है, अंडूड ए बी, सीधे सीधे गुणा हो जाता है। तो इसका 7 सत्तू सत्तू बच्चों 49, 49 हो गया। बच्चों 7 अंडूड से बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये ना तो किसी का वर्ग होता है ना ही कुछ, लेकिन जो 49 है बच्चों वो 7 का वर्ग होता है। किसका होता है? वर्ग। तो अंडूड जो 49 है, मतलब 49 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 7। ये हो गया आपका आंसर। देखिए 7 कैसे होता है। आप इस अंडूड 49 को बच्चों 7 गुणा 7 ही तो लिखेंगे, जब तो 49 होगा। ये गुणा ही तो किया था आपने। और बच्चों जब कभी भी अंडूड के अंदर किसी भी चीज का जोड़ा बन जाए, जोड़ा सेम का, यहां भी 7 है यहां भी 7 है, दोनों का जोड़ा बन गया तो अंदर डबल होता है, बाहर आकर 1 होता है। अंदर डबल होगा और बाहर आकर 1 हो जाएगा। ठीक है, बाहर आकर 1 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 5 का। क्या था? 5 का 1। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब बच्चों 5 का 2 जो है वो क्या कह रहा है? 1 अपॉन अंडूड में 7 माइनस के अंडूड में 6, यह है बच्चों। अब ऐसे क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो किसका करना है बच्चों? हर का। तो हर का करने के लिए बच्चों हमें क्या करना है? हमें करना होगा बच्चों, ये जो हर है, हर में आपको ये संख्या लिखी हुई है, उसका आपको ऊपर गुणा करना है, नीचे भाग देना है। परंतु बच्चों नीचे जिस चीज का चिन्ह हो, किसका चिन्ह है? माइनस का, उसका उल्टा चिन्ह लेते हैं। यहां माइनस का चिन्ह है तो बच्चों यहां हम प्लस का चिन्ह लेंगे। किसका? प्लस का। हमेशा उल्टा लेते हैं। माइनस का था, प्लस का लिया, माइनस का था, प्लस का लिया, प्लस का होता माइनस का लेते, प्लस का होता माइनस का लेते। ठीक है। और बच्चों आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, आप इतना तो जानते होंगे कि किसी भी संख्या में अगर 1 का गुणा किया जाए तो वही संख्या आती है। आप 2 में 1 का कीजिए, क्या आएगी? 2। 3 में 1 का कीजिए, 3 एकम 3। तो अंडूर 6, अंडूर 7 प्लस 6 में 1 का करेंगे तो बच्चों अंडूर 7 प्लस 6 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसे देखिए। इस सूत्र को मैं काफी बार लिखा चुका हूं कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में बच्चों ए माइनस बी। उम्मीद करता हूं ये आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। अगर आपने याद नहीं किया तो मुझे लगता है आप पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, देखिए ये ए हो गया बच्चों, ये माइनस, और ये बी हो गया, माइनस लग रहा था। ये ए हो गया बच्चों, ये प्लस बी हो गया। तो हमने ए की जगह क्या लिया है बच्चों? यहाँ अंडूर 7 लिया है, और बी की जगह बच्चों अंडूर 6 लिया है। यही तो लिया है। तो किसके बराबर होता है बच्चों ये दोनों का गुणा? इसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ए क्या है? अंडूर 7 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बच्चों बी क्या है? अंडूर 6, अंडूर 6 का स्क्वायर। बच्चों आपको बता चुका हूं, अब तक काफी बार बताया है, एक बार फिर बताता हूं। स्क्वायर से अंडरूट कट जाता है। तो बच्चों ऊपर तो वही रहेगा, अंडरूट 7 प्लस अंडरूट के 6। लेकिन बच्चों यहाँ सिर्फ 7 रह गया और यहाँ सिर्फ 6 रह गया।
अब बच्चों ये बताइए, ऊपर तो वही रहना है लेकिन नीचे क्या होगा? 7 में से बच्चों अगर 6 गया तो कितना बचा? एक। एक बचा या नहीं? आप कहेंगे सर बचा। अब आप बताइए, एक का भाग किसी भी संख्या में दीजिए, एक का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक दूनी 2। एक का भाग 50 में देंगे तो क्या जाएगा? एक 50 या 50। तो बच्चों एक का भाग अगर आप इसमें देंगे तो वही संख्या रहेगी। आप गुणा कीजिए एक का चाहे भाग दीजिए, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आया होगा। तो इस सूत्र को नोट कीजिए, मैं इसे रफ करता हूं। ठीक है बच्चों, इसे रफ करने का टाइम आ गया। अब बच्चों देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या कह रहा है कि 1/√5 में 5 प्लस के अंडर में 6। अभी अभी बताया है बच्चों कि जब कभी भी अंडूर में हो तो ऊपर नीचे गुणा कर देना है। यही तो बताया था, हर का परिमेयकरण। यहां चिन्ह किसका है बच्चों? प्लस का। यहां किसका था? माइनस का। तो किसका आया था? प्लस का। यहां प्लस का तो किसका आएगा? माइनस का। ठीक है बच्चों, माइनस का आ गया। इस पूरी संख्या का 1 से गुणा किया जाएगा, यही आएगा √5 माइनस के √2। कितनी बार बता दिया? 1 का गुणा कीजिए, भाग कीजिए, संख्या वही आएगी। यहां फिर से देखिए बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होगा बच्चों? a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब बच्चों a बराबर क्या हो गया यहाँ? √5 और b बराबर बच्चों √2। तो √5 का स्क्वायर बच्चों मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बच्चों √2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर कट गया, स्क्वायर से अंडर कट गया दोनों तरफ। ऊपर तो बच्चों वही रहेगा, √5 माइनस के √2। लेकिन बच्चों नीचे सिर्फ 5 रह गया और माइनस का 2 रह गया। ठीक है, अब फिर से आगे देखिए, ये तो यूं ही रहेगा लेकिन 5 में से 2 गया बच्चों, 3 आ गया। और 3 का भाग देने पे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक का भाग दिया जाएगा तो वही संख्या आएगी, लेकिन 3 का भाग दिया जाएगा तो फर्क पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। बच्चों ये बार बार नहीं सूत्र लिखा जाएगा, आपको याद होना चाहिए। पहला चैप्टर समाप्त होने पे आ गया, इसके बाद एक एक्सरसाइज है। ठीक है, होली तक समाप्त करा दूंगा। 1/√7 माइनस का 2। बच्चों हर का परिमेयकरण करना है, तो √7 2 √7 2 माइनस है प्लस हो गया बच्चों। ठीक है, एक के साथ गुणा कीजिए तो वही रहेगा √7 प्लस का 2। लेकिन यहां बच्चों फिर आ गया a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर हो गया बच्चों? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए कितना है बच्चों? √7 और बी कितना है बच्चों? 2। ठीक, ए का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस बच्चों बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर से तो अंडर कट गया, लेकिन यह स्क्वायर नहीं है तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो 7 प्लस 2 तो यही रहेगा, यहां सिर्फ 7 आ गया। बच्चों 2 का वर्ग क्या होता है? आप कहेंगे सर 4 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है। यहां देखिए बच्चों √7 प्लस का √2, 7 में से 4 गया बच्चों, 3 आया और ये ऐसे ही रहेगा। तो ये था बच्चों आपका प्रश्नावली 1.5 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक क्लास में मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने आपको ये 2 क्लास में करा दिया, क्योंकि ये 1 घंटा ले लेता। ठीक है, क्योंकि ये तो सरल था, लेकिन ये √9.3 वाला टाइम लगता है इसमें। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब कल इसके हम उदाहरण करेंगे। जय हिंद बच्चों।